Okay. So what is the motto of our classes of this one is, the main motto of this class is purely to make sure that we will be crossing 100 से लेके plus marks of that one 120 marks चले जाए किसी हाल में भी, और जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही आप लोग करने की कोशिश करो प्लीज। एंड अगर आप लोग के पास ऑलरेडी नॉलेज है तो अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग अपने टाइम पे तो कर लो। लेकिन जो बच्चे न्यू है या जो बच्चों का फिजिक्स बहुत खराब है, जिसको कुछ भी नहीं आता, दे कैन ब्लाइंडली बिलीव और ब्लाइंडली डिपेंड ऑन दिस क्लासेस। और जो भी मैं करा रहा हूँ 1 से 2 बार करो। मैं पेपर डिस्कशन भी सितंबर 12 को जैसे ही पेपर हो जाएगा आप लोग का 5 और 5:10 को मैं पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर लूंगा। कोई भी अगर किसी के पास पेपर मिल रहा है तो मेरे को इमीडिएटली व्हाट्सअप कर लो, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर आओगे तो उसका हम लोग वर्किंग इमीडिएटली स्टार्ट कर लेंगे बेसिकली, सो दैट विल कम टू नो दैट हाउ फार इज द पेपर। मैं और आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग जो चैप्टर्स करें तो वो चैप्टर में का लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा आया था बेसिकली बोल के, ठीक है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बात करना है, यू कैन टॉक टू मी बेटा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है सर, हम लोग ये कॉलेज की भी क्लासेस सर है, मैं वो छोड़ दे रहा हूँ, आप बोल रहे बोल के तो 100 आया था ना सर, 100 120 मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, मेरा जो है फिलहाल तो 100 और 120 का ही लेवल में पढ़ा रहा हूँ। जो भी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ बेसिकली उसको अच्छी तरह से करना और इमीडिएटली पीवाईक्यूज कर लेना। जैसा मैंने आज आपको एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया, अगर आप प्योरली मेरे पे डिपेंड कर रहे हो तो प्योरली आप लोग हर रोज पर्सनली मेरे से इंटरेक्ट करना। सर मैं ये कह रहा, मैं इसमें से इतने क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है ना? आई विल गाइड यू पर्सनली फ्रॉम माय साइड, जितना चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, लेट नाइट भी हूँ, तो मैं आप लोग को पर्सनली बात कर लूंगा, सर ये मेरा लेवल है, ठीक है ना? अब जैसे मैंने मान के चलो आज मैंने एक्स वाई चैप्टर जो भी स्टार्ट किया, जितने भी मैं प्रॉब्लम्स करा उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मुझे बोलना सर मैंने ये चैप्टर इतनी बार इसको प्रैक्टिस कर लिया, और पीवाईक्यूज मैंने आप लोग को ऑलरेडी भेज दिया है बेसिकली, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है तो सब व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज दिया है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग को कर लेना है बेसिकली। अगर वो करने के बाद बोल रहे हो सर मेरा चैप्टर हो गया, तो देन जैसे ही चैप्टर में क्या 100 क्वेश्चंस हो गए तो मुझे आप लोग टेस्ट कर देना, सर मैंने ये 100 क्वेश्चंस कर लिया। और जहां पर भी कर रहे हो एक सेपरेट नोटबुक रख के क्वेश्चन लिख के करिए। ऐसा नहीं है कि एक नॉवल पढ़े सर का पेपर बुक ले लिए पढ़ लेते गए, नहीं। अगर आप फर्स्ट एक चैप्टर लिख रहे हो, चैप्टर लिख लो, पूरे फॉर्मूले जो मैं अब लिखा रहा हूँ उसका मैं आप लोग को पीडीएफ इस हाल में भी भेजूंगा। उसके बावजूद भी आप फिर टाइम निकाल के उसका एक बार फॉर्मूले आप बिना देखे, आप लोग को याद करने के बाद बिना देखे उस असाइनमेंट के पूरे फॉर्मूले सीधा लिखना है और उसके नीचे 100 क्वेश्चंस कर लेना है। पीवाईक्यू जो भी आप लोग के पास बुक भेजा है ना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर डालो बुक में का, एमटीजी की जो भी मैंने आप लोग को बुक भेजी है ना बेटा, उसमें से वो चैप्टर का पेज नंबर डाल लो और क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी उसमें पीवाईक्यू से, अगर 80 है तो 80, 90 है तो 90, 50 है तो 50, 55 है तो 55, पूरे क्वेश्चन डालना और अपने लेवल पे करना। कैलकुलेशन अपना दिमाग लगा के करो, डोंट ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द बुक। क्वेश्चन पढ़ो, डाटा लिखो, समझ में नहीं आ रहा टेक द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एंड कम बैक एंड ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes, sir. ठीक है ना? अगर कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ उतने देखो, अब पीवाईक्यूज में मान के चलो ड्यूअल नेचर में 50-60 प्रॉब्लम्स है, मैं आपको 50 भेज रहा हूँ तो 100 हो गए ना बेटा। अगर आपका ड्यूअल नेचर का 100 क्वेश्चन अगर आप एक बार कर दिए तो फर्स्ट टाइम लिख दो, उसके बाद सेकंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम, वही क्वेश्चन को आप नहीं बोले तो भी 10 बार रिविजन कर लेना। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे टाइम मिला वैसा वैसा एक बार जब आप रिवीजन करोगे ना, पूरे क्वेश्चंस का वर्किंग आप कर लोगे, सेकंड टाइम आपका वही चैप्टर रिवीजन आप आधे घंटे में हो जाता। शायद मान के चलो इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद भी अगर आप फिजिक्स का वो निकाल के एक चैप्टर पढ़ रहे हो बेसिकली, तो आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसा हर रोज के फजर की नमाज के बाद 1 घंटा फिजिक्स के लिए डाल, मैं फजर की नमाज पढ़ के आया, मैं 1 घंटा फिजिक्स कर लूंगा बेसिकली, 5 o'clock या 5:30 या 6 o'clock को जब भी रहेगी, या लेट इन इवनिंग ईशा के बाद 1 घंटा मैं पढ़ लूंगा। 9 o'clock की अगर मेरी क्लास है तो 8 o'clock से आप 9 o'clock तक एक बार आप फटाफट रिवीजन कर ले सकते हैं क्लास का, और उसको 2-3 बार करो। आया भी तो अच्छी बात है, अगर आया तो और अच्छी बात है, और फास्टनेस बढ़ाओ। अगर फॉर्मूला आपको आता है तो फिर भी कांस्टेंट वैल्यूज लिखो, 1 से 2 बार रिवीजन करो, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर यू। ठीक है? अच्छा, बोलो बेटा। सर आपके नोट्स रिवाइज करना या फिर आपसे एक्सप्लेनेशन सुन के, या हमारे नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं? आप लोग अपनी रिवाइज भी कर सकते हो बेटा, अगर क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 साल कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ना बेटा। अब मैं तो 35 डेज में जितनी जान डाल सकता हूँ उतनी मैं तो डाल के आप लोगों को एक बार रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ।
और मैं भी इतना भी पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि पूरे के पूरे फॉर्मूलेस और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट वो क्लास में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और 100 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करना है। अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, अगर प्रीवियस ने आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है चैप्टर को, तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज ना। अगर मैं पढ़ाते उस टाइम पे आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। अब जो नया बच्चा है जो अब तक फिजिक्स ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसका बायोलॉजी में 300 मार्क आ रहा है, केमिस्ट्री में 110 120 आ रहा है, फिजिक्स में 40-20 ही आ रहे हैं, तो वैसे वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास की जो नोट मैं आपको भेज रहा हूँ उसको 1 से 2 बार पढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको 50 यहाँ पर करा रहा हूँ और 50 PYQs कर रहा हूँ, वो जैसे ही चैप्टर हो जाएगा आप लोग मुझे पर्सनली पिन करके बोलना, सर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसमें 100 क्वेश्चन कर लिया है चैप्टर में से, और आई एम परफेक्ट विद दिस वन। तो उसके बाद फिर मैं आपका व्हाट यू कॉल द नेक्स्ट चैप्टर के लिए गाइड करते जाऊंगा। अगर आप प्योरली मेरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो बी पर्सनली इन टच विद मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ योर प्लस एंड माइनसेस फॉर दिस 35 डेज। समझ में आ रही बात? क्या है कि क्लासेस Yes, sir. नहीं होना बेसिकली, ठीक है? Yes, sir. और किसी को कुछ बात करना है? सर आप ग्रुप पे सर आप ग्रुप पे फॉर्मूला सेंड करें। नहीं करा बेटा, मैं जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, वो उसके बाद आप लोग को क्लास नोट्स भेजूंगा। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स आप लोग को फिर वहां पर शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है। और किसी को कुछ बात करना है? इंटरेक्ट होना, बात करना, अपनी प्रॉब्लम बताना बेटा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग को परेशानी हो जाती। क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जैसे ही चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर में मेरे को बोलना, सर मेरा ये लेवल तक अभी अंडरस्टैंडिंग है, इस चैप्टर में मैंने ये लेवल तक मैंने वर्क किया हुआ है। क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो। सर कितने ईयर तक के PYQs करना सर? जितने उसमें मिल रहे हैं उतने कर लो बेटा। पहले लास्ट जितने, अगर 50 प्रॉब्लम मिल रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिख रहा है तो उसको छोड़ दो। अगर आपके लेवल में है तो उसको आप कर लो बेसिकली, ओके ठीक है? ओके। ये 12 to 16 मार्क्स का वेटेज है बेटा, प्योरली इजी चैप्टर है बेसिकली, ठीक है? और किसी को कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, यू कैन ट्राई टू टॉक मी बेटा। एक बार क्लास स्टार्ट हो गई थी फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि आज संडे है तो बहुत सारे बच्चों को मॉर्निंग में थोड़ा क्लास प्रॉब्लम हो जाती, उनके वेट कर। Otherwise, from the tomorrow onwards, 9 o'clock to maximum, I will wait for 5 minutes, then we'll start with the class. सर हाँ बेटा। आप फिर से प्लीज बता दीजिए कि ये कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करके बताना है, आपको सेंड करना है? क्या बोले बेटा? कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको सेंड करने का है? अब देखो, एक चैप्टर में आप जो भी आज स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, वो चैप्टर्स PYQ जो भी आपके पास वो MTG की बुक मैंने आप लोग को शेयर कर दिया ना, उसमें से खत्म कर देना बस। एक बुक लिख के, सर मैं ओरली नहीं बोलना, फिर मेरे को चैप्टर का नाम लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, टकाटक कर देना उसको। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन करना, 80 रहे तो 80 करना,
1 से 2 बार टकाटक कर लेना उसको, और जो मैं भेज रहा हूँ उसको आप मैं क्लास में करा देता हूँ, उसको आप लोग सिर्फ रिवीजन करते रहना 1 से 2 बार, ठीक है? क्लियर फॉर एवरीवन? बेटा स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखो, प्लीज ट्राई टू रिमूव दैट व्हाट यू कॉल दैट वन, जो भी लिखे मारे हैं आप लोग निकाल दो बेटा उसको जल्दी से। ठीक है, चलो स्टार्ट कर ले बेटा। यस सर। सो आज का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एज वेल एज ऑफ योर मैटर। Dual nature of your radiation and matter. ये आप लोग को केमिस्ट्री में भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन एग्जाम में भी पक्का क्वेश्चन पड़ता है इस टॉपिक में से बेटा, डैम श्योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक बेसिकली। और इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोग का ये रखा क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, 12 से लेके 16 मार्क्स का वेटेज है बेसिकली, आप लोग देख सकते हो बेसिकली, ठीक है ना? चलो सिर्फ फर्स्ट हेडिंग बेटा, फोटोन डेंसिटी और इसको हम लोग फोटोन फ्लक्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज फोटोन डेंसिटी और योर फोटोन फ्लक्स, ठीक है? सो फोटोन डेंसिटी मतलब क्या बेटा? यू नो दैट फोटोन इज ए पैकेट ऑफ योर एनर्जी. Photon is a packet of your energy, and the energy possessed by any photon is given by the what formula beta? E is equals to your h into nu. E is equals to h into nu part of relation. So what is a photon? Photon is right now for me a packet of your energy, and the energy possessed by the photon is given by the formula E is equals to h into nu. H is known as a Planck's constant, and the value of your h is how much beta? 6.6 into 10 to the power of minus 34, and unit is joule per second, and unit is joule per second. And wavelength अगर आप फोटोन की निकालना है तो we can use the formula V is equals to your n into lambda, तो उसमें से हम लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं बेसिकली। तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वन, फोटोन डेंसिटी और फोटोन फ्लक्स। सो आई कैन से दैट ए फोटोन इज नथिंग बट व्हाट बेटा? ए फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, packet of your energy. So if I am calculating number of photons emitted per second, that is represented by capital F. So number of photons emitted per second will be equal to your n is equals to actually energy of photon क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? E is equals to your h into nu for 1. अगर n नंबर के लिए बात कर रहे हैं तो I can multiply it with your capital N. So capital N will be equal to your how much beta? Capital N will be equal to your E is equals to, I can write from this relation, N is equals to your, कैसे लिख सकता हूँ बेटा? Energy divided by H into your nu. We know the formula V is equals to N into lambda. N is nothing but of your frequency. Nu is also known as frequency. हम लोग N या frequency हम लोग कैसे लिख सकते हैं? So N is equals to what I can write? V by your lambda. V by your lambda part of relation. So frequency is nothing but represented by your nu. तो n की वैल्यू हो गई मेरे पास E divided by H into nu is equals to V by lambda. Lambda ऊपर चले जाए, so this will be the relation. Clear? Is it clear? Yes sir. एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एनर्जी इज इक्वल्स टू योर h into c by your lambda भी लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, अगर इन टर्म्स ऑफ योर hc by your lambda लिख रहा हूँ मैं बेसिकली। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड हम लोग को निकलना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड यानी टाइम। तो ये हो गया मेरे पास n, सो वी कैन राइट n इन टर्म्स ऑफ योर पावर आल्सो बेटा। पावर इज इक्वल्स टू योर एनर्जी डिवाइडेड बाय योर टाइम, energy divided by time part, isn't it? Number of photons के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, so I will be writing this one as of your E is equals to your H into your nu. So हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? H into your nu into your capital N divided by T. T value is nothing but equal to your 1.
So that is equals to what I can write here. Nu is equals to how much for me, beta? V by lambda. So it will be equal to your H into your V is nothing but I can even write in terms of what V is equals to electromagnetic radiation में तो C by lambda भी लिख सकता हूँ. So this is nothing but of your H into your nu is nothing but of your C by your lambda into your N. तो यहाँ पर n कितना हो गया बेटा जल्दी से देख लो. n will be equal to your n is equals to your कितना बन रहा है देखो p divided by your I can write this one as of your hc divided by lambda. यानी ये फॉर्मूला जो बनेगा मेरे पास n is equals to p into lambda divided by h into c. ये फॉर्मूले को अपने को याद रखना है. Number of photons emitted per second is equals to how much for me? N is equals to p into lambda divided by h into c. Is it clear? Is it clear? So first formula जो है हम लोग को इसमें याद रखने का है. Number of photons emitted per second is equals to how much बेटा? N is equals to p into lambda divided by h into c. What is p here बेटा? P is nothing but equal to your power. P is nothing but equal to power. Lambda is nothing but equal to your wavelength. And h is nothing but of your what beta? Planck's constant. It is your Planck's constant, and value of the Planck's constant is 6.6 into 10 to the power of minus 34 joule second. And c is your velocity of your light. C is your velocity of your light. C is your velocity of your light. इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ये पूरा आप लोग को याद रखने की भी जरूरत नहीं है. डायरेक्टली अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड जैसे ही अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो आपको फॉर्मूला क्या स्ट्राइक होना चाहिए इसके लिए? दिस शुड बी इक्वल टू दिस मच. n is equals to p into lambda divided by h into c. Is that clear for everyone? इसके अंदर जाते हैं नेक्स्ट वन के लिए. दैट इज अबाउट योर फोटोन फ्लक्स. What do you mean by flux beta? Anything entering through a given area of cross section is known as of your flux. जैसा हम लोग डोर में एंटर होते हैं, एक डोर में 2 जन एंटर हो सकते हैं, 3 जन एंटर हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग थ्रू दैट डोर आर पासिंग थ्रू दैट डोर इज कॉल्ड एज ऑफ योर फ्लक्स. अगर इलेक्ट्रिक में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. अगर मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू योर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज ऑफ योर फ्लक्स पार्टिकुलेशन. सो फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय योर phi. फ्लक्स ऑफ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोटोन के बारे में बात कर रहा हूं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं phi. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second or per unit area is known as of your flux particulation. Is it clear for everyone? मान के चलो मेरे पास एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है इस तरह से. ओके तो इसके ऊपर अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ऐसा पढ़ रहे हैं बेसिकली मान के चलो सम रेडिएशंस आर बीन फॉलिंग ऑन दिस वन लाइक दिस. So these are the number of photons which have been passing or been falling on a given area of your cross section. So flux is nothing but what beta? Flux of your photon will be equal to your number of photons per second per unit area. That is nothing but of your E. ठीक है ना? n by your A. So that will be equal to how much? n का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है अपने को. n वैल्यू समझ बेटा p into lambda divided by h into c. तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा? Photon flux will be equal to your 1 by area of cross section into n. n is equal to how much beta? p into lambda divided by h into c. Isn't it? Power by area is known as what beta? Power by area is nothing but what? Photon flux. What do you mean by power by area? वर्क. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू योर p by your a. तो यहाँ पर p by a कैसे लिख सकता हूँ मैं? इंटेंसिटी में लिख सकता हूँ. सो फोटोन फ्लक्स विल बी इक्वल टू योर I into lambda divided by h into c. Is that clear? Is it clear? So photon flux I into lambda divided by h into c, and I is nothing but what beta? Power by area. This power by area is known as of your intensity. Intensity. Is it clear for everyone? Yes, sir. Next one. ये पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से बेटा 1 से 2 बार कंपलसरी आप लोग के हाथ में होना ही होना है किसी हाल में. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अबाउट योर फोटोन डेंसिटी. Photon density represented by your n beta. Photon density. So just to
इंटेंसिटी को लिख रहा हूं मैं, तो डेंसिटी रिलेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय योर रो. सो डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट बेटा राइट नाउ, फोटोन डेंसिटी इज नथिंग बट फोटोन फ्लक्स व्हिच इज बीन पासिंग थ्रू द गिवन वैल्यू. जो भी लाइट से पास कर रहा है उसको हम लोग फोटोन डेंसिटी बोलते हैं. रो विल बी इक्वल टू योर फोटोन फ्लक्स डिवाइडेड बाय योर वेलोसिटी ऑफ योर लाइट. यानी फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है. सो दिस विल बिकम फॉर मी I by lambda डिवाइडेड बाय h into c, ये बन जाएगा मेरे पास c स्क्वायर. क्लियर है? क्लियर है? सो फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फोटोन डेंसिटी इज इक्वल्स टू I into lambda डिवाइडेड बाय h into your c स्क्वायर. सो दिस इज योर फोटोन डेंसिटी. दिस इज योर फोटोन डेंसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. और इंटेंसिटी हम लोग ने क्या लिखे थे? इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर बाय एरिया. फॉर पॉइंट सोर्स अगर हम लोग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर ये पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू पावर बाय एरिया. एरिया फॉर द पॉइंट सोर्स इज 4 pi into r square. So intensity is inversely proportional to your r square. Intensity if it is inversely proportional to r square, मतलब I1 by your I2 will be equal to your R2 square divided by R1 square. So I is your intensity, R is nothing but of your distance. R is nothing but of your distance, or we can say radius. Clear hai? Is it Yes. clear? Yes, sir. Next one. अगर हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, तो पार्टिकल नेचर में विल ट्रीट द व्हाट यू कॉल दैट वन एज ऑफ योर फोटोन, एंड इन द वेव नेचर वी ट्रीट द वेव एज ऑफ योर व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा. सो एनर्जी ऑफ योर फोटोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला. आई कैन राइट हियर एनर्जी ऑफ योर फोटोन, energy of your photon in terms of your momentum I can write as E is equals to P into C. P is nothing but what here beta? P is nothing but of your momentum. P is nothing but of your momentum, and C is nothing but velocity of your light. And energy is also present with the formula E is equals to your hc by your lambda. So energy is equals to P into C, that is equals to hc by your lambda, isn't it? So from this one, C and C will get cancelled. So momentum will be equal to your h by your lambda. Momentum will be equal to your h by your lambda part of relation. So this is known as of your photon's momentum. This is nothing but of your momentum of photon. Momentum of photon. अगर momentum of photon पूछा, तो formula for that one is P is equals to your h by lambda. Now how do you represent the momentum beta? Generally, momentum is represented by the formula P is equals to m into your v. P is equals to what for me? M into your V part deflection. तो इसके अंदर से हम लोग को डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल जाएगा. एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर, डी ब्रोगली's wavelength. So what is the de Broglie's wavelength beta? If light behave as of a particle, then the physical particle too can behave as of your wave. यानी इस छोटा सा छोटा particle भी wave के सर का represent करने की कोशिश करेगा. So de Broglie ने क्या बोला? If light is behaving as of a particle, then that particle too can also behave as of a wave nature, and that wavelength is given by the formula lambda is equals to ऊपर के formulas में से h by your p, or that is equals to your h by your momentum is nothing but m into your v. So de Broglie wavelength will be equal to how much beta? H by your m into your v. So this is your de Broglie's wavelength. So lambda is equals to your h by your m into v. So this is another important formula which you need to remember. And momentum is equals to m into v, or p is equals to your lambda h by your lambda part of relation. Is it clear? If I am treating the wave particle duality beta, particle nature में energy कितना होता है बेटा? Particle nature में energy of the photon is equals to P into C, and in the electromagnetic radiation energy is equals to your hc by your lambda. तो इन दोनों को अगर equate कर रहे हैं हम लोग को, तो we are getting the relation P is equals to h by your lambda. In de Broglie's wavelength, lambda is equals to your h by your m into your v part of relation. Clear? चलो. Now tell me, what is the energy of the photon beta? Energy of the photon is generally expressed in the electron volts. Energy of photon is expressed in electron volt. An electron volt is the unit of what beta? Energy. 1 electron volt की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी से? 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. So this is the value of 1 electron volt.
ठीक है ना। द बिगर यूनिट्स ऑफ दिस वन आर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। मान के चलो अगर मैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूं तो ये कितना बनेगा बेटा, कोई बता सकता है? 1.6 इंटू किलो की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, तो 10 टू द पावर ऑफ -19 इन प्लस 3, तो ये कितना बन जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ योर -16 जॉल्स। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर दिस वन। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बनेगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 हो जाएगा सर। -16 will be 1.6 into 10 to the power of -13 joules। क्लियर है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, मेगा मींस मतलब कितना बेटा? 1 मेगा मींस 10 टू द पावर ऑफ 6, 1 किलो मींस 10 टू द पावर ऑफ 3, तो 10 टू द पावर ऑफ 3 एंड 10 टू द -19 में से 10 टू द पावर ऑफ 3 निकाल दो 16 आ जाएगा, -19 में से 6 निकाल दो 13 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर मेरे पास मान के चलो मेरे वेवलेंथ इज गिवन फॉर मी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू, चलो मान के चलो वेवलेंथ इज गिवन फॉर मी एज 4950 एंगस्ट्रॉम्स। Okay, so what will be the energy of each photon for this one? Energy of your photon will be equal to how much? ठीक है ना? So जल्दी से बताओ, वेवलेंथ दे रखा है बेटा इन एंगस्ट्रॉम्स, तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4950। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर, यानी 1 मीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 10 to the power of this relation। वो आप लोग लिख सकते हो बेसिकली रिवर्स कर लेके, सो दैट विल बिकम फॉर मी 10। चलो तो वेवलेंथ आ गया मेरे पास, और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन? कैन यू टेल मी? एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर्मूला? hc by लैम्बडा। सो hc की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.6 into 10 to the power of -34 into 10 to the power of 8 divided by wavelength. Wavelength is 4950 into 10 to the power of -10, isn't it? अब यहाँ पर बताओ एनर्जी कितनी आएगी? वेवलेंथ किस में लिया आप लोग ने? वेवलेंथ किस में लिया हुआ है? मीटर्स में लिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो इन मीटर्स एंड दिस वन इज आल्सो इन मीटर्स। 6.6 into 10 to the power of -34, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट वन बेटा? जॉल सेकंड ना, जॉल सेकंड। ये मीटर है, ये मीटर चले जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट क्या आ जाएगी इसके लिए? जॉल आ जाएगी। यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट फॉर मी? जॉल। ठीक है, यूनिट विल बी इक्वल टू जॉल। कोई कैलकुलेशन कर सकता है? देखो जल्दी से पहले पावर्स बता दो कितना आ जाएगा। तो ये बना मेरे पास 6.6 into 3 डिवाइडेड बाय 4950 इंटू ये बन जाए 10 to the power of -34, ये हो गया +8, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया +10। तो कितना आ रहा बताओ पावर्स पहले? -16 माइनस देखो -34 प्लस ये कितना है 8, अनदर वन इज ऑफ योर -10। $4950 को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 5000 कर सकता हूं? कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या कर सकता हूं? बेसिकली आई कैन मेक इट एज ऑफ योर 5000 फॉर इजी कैलकुलेशन। यस सर। तो 6.6 into 3 कितना बन रहा है बेटा? 6.6 into 3 कितना बन रहा है? 19.8 यानी 19.8 डिवाइडेड बाय 4950 को क्या मैं 5000 बना लूं? इंटू ये हो गया 10 to the power of -34 प्लस 8 प्लस 10 कितना बना? माइनस 3 भी ऊपर चले जाएगा, 3 भी ऊपर चले जाएगा। -34 प्लस 8 प्लस 10 ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3 -13 13 3 भी ऊपर चले गया ना बेटा? हाँ -13। हाँ तो 19.8 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 19.8 को अप्रोक्सीमेटली आप 20 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नियर बाय आंसर आ जाएगा। सो इट इज 20 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा? 4 into 10 to the power of -13 10 to the power of माइनस कितना आ रहा है? जल्दी से देख लो। 19 आ जाएगा ना बेटा? 34 प्लस 8 प्लस 10 -9 -3 सॉरी कितना आ रहा? -19 ये हो गया जॉल्स, ये हो गया एनर्जी। -19
ठीक है। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन किसमें एक्सप्रेस करता है, मैंने आपने बोला था यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आपको आंसर आया किसमें, जॉल्स में। तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जॉल विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 to the power of minus 19 जॉल। तो 1 जॉल विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1 जॉल विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power of minus 19, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 4 into 10 to the power of minus 19 डिवाइडेड बाय जॉल वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power of minus 19, ये वाला चले गया, तो इट इज 4/16, कितना आ जाएगा बेटा 4/1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 4/1.6 कितना आ रहा है देखो जल्दी से, 2.5 2.5 यानी ये हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई? ये मैं प्रॉब्लम कराने का मतलब क्या था, मतलब यहाँ पर एनर्जी जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे ना तो आंसर आपको जॉल्स में आ जाएगा। अब ऑप्शन में जब वो देगा ना तो स्मार्टली आपको ये ऑप्शन भी देगा और ये ऑप्शन भी देगा बेसिकली। तो जब जो बेस्ट आंसर होगा, यानी इन दोनों में आप लोग को आंसर जो बेस्ट है वो लेगा, तो इट विल ऑलवेज टेक इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अपने को ये बेसिक नॉलेज आइडिया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया, बस ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी अपने को आंसर दिया और जॉल्स में भी आंसर दिया, तो इन दोनों में से आपको कौन सा टिक करने का पड़ेगा, फर्स्ट वन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टिक करना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी में चला जाएगा वैसा वाला क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अपने को वेरी क्लियर है कि एनर्जी, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है, लेकिन अपने को जो परफेक्टली क्या बोलते हैं एग्जैक्टली आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिखना है, तो इट शुड बी इक्वल टू योर 2.6 पार्ट ऑफ योर रिलेशन, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सभी को? Is it clear? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हेडिंग देख लो बेटा, रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स और वी कैन से प्रेशर, रेडिएशन फोर्स और योर प्रेशर। देखो जनरली लाइट विल एक्सर्ट द प्रेशर, और लाइक से आप मान के चलो कोई डार्क रूम में आपने चले गया, एकदम डार्क रूम है, 5 मिनट के लिए आपने फुल्ली डार्क रूम है, सडनली अगर आप एक ब्राइट लाइट अपने उस रूम में ऑन कर दी, तो आप लोग अपने आंख बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए? Yes, sir. क्यों? क्योंकि दैट लाइट व्हिच इज बीन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इज एक्सर्टिंग द मोमेंटम और इट इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन योर रेटिना। तो उसी की वजह से, उस प्रेशर की वजह से आप लोग अपनी आंख बंद करोगे। दैट मींस आई कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हिचएवर इज बीन फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, इट इज हैविंग ए कैपेसिटी दैट इट कैन एक्सर्ट द फोर्स और इट कैन आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट बेटा, फोर्स पर योर यूनिट एरिया, फोर्स पर योर यूनिट एरिया पार्ट ऑफ रिलेशन। मान के चलो मेरे पास एक सरफेस है इस तरह से, ऐसा कुछ है बेसिकली, और यहाँ से रेडिएशंस आ रहे हैं इस तरह से पड़ रहा है बेसिकली। दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंस। Normal incidence means what? Angle with this one is 0. Power is nothing but equal to your P. अब इस पे जो रेडिएशंस पे ये पड़ रहा है बेसिकली, मान के चलो इस पार्ट पे इसने एनर्जी पड़ रहा है बेसिकली, इस पे पड़ रहा है, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया इज नथिंग बट ऑफ योर कैपिलरी। ओके, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो द टोटल लाइट विच एवर इज बीन इंसिडेंट इट विल टोटली ऑब्जर्व बेटा। मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, यानी जैसे ये फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा इस पे मोमेंटम आ जाएगा। अगर ये बहुत पतला है तो ये सामने चले जाएगा, बिकॉज दिस लाइट विल हैविंग द एनर्जी टू एक्सर्ट द प्रेशर और फोर्स ऑन दिस वन, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो स्लाइटली विल मूव इन द फ्रंट डायरेक्शन, यानी दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस अ रेडिएशनल फोर्स। So if I am talking about number of photons which have been emitted on this one, so force will be equal to how much? A very very important formula है देखो, so force will be equal to your number of photons per second into your momentum change, or we can say change in momentum. So that will be the force जो इस पे पड़ेगा, that will be equal to what बेटा, number of photons emitted per second into change in momentum, this will be equal to your change in momentum. ये कहां पर पढ़ा था आप लोग ने, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, F is equals to your dp by dt, change in momentum per second। अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे तो n हो गया, so n by t is nothing but what बेटा, number of photons per second ले लिया, and dp is nothing but change in momentum, न्यूटन सेकंड लॉ।
तो यहाँ पर फोर्स कितना बन जाएगा बेटा, F इज इक्वल्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, अभी लिखा है मैंने आप लोग को, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू p लैम्डा डिवाइडेड बाय h into 6 h into c पार्ट, सॉरी। सो ये हो जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला p into your lambda power divided by lambda into lambda divided by your Planck's constant into velocity of light into change in momentum, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, p अभी लिखा है मैंने आप लोग को यहाँ पर, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, तो यहाँ पर हो गया h बाई लैम्डा, तो दिस वन इज h बाई योर लैम्डा, तो ये लैम्डा चले गया, ये h और ये h चले गया, तो फोर्स कितना बना बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाई c, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर मी बेटा, पावर डिवाइडेड बाई c, ff इज इक्वल्स टू योर p बाई c, इज इट क्लियर? व्हाट इज p हियर बेटा? Power. Power, not pressure. Make sure of that one. P is your power and C is nothing but your velocity of your light. C is your velocity of your light particle relation. Now, if I am talking about pressure, तो कोई बता सकता है radiation pressure कितना आ जाएगा अभी? Radiation pressure will be equal to, radiation pressure is also represented by P beta. So radiation pressure का फॉर्मूला बताओ, कोई बता सकता है? Pressure is equals to what beta? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स आ गया मेरे पास P डिवाइडेड बाय C इंटू योर एरिया, लिख सकता हूं ऐसा मैं। सो पावर इज, प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच बेटा, प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू, ये प्रेशर है, ये PR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रेशर नहीं होता है, ओके। सो P इज हियर पावर एंड PR इज नथिंग बट ऑफ योर रेडिएशन प्रेशर। P बाय ए क्या लिखते हैं बेटा, व्हाट इज P बाय ए? फोर्स, Intensity. इंटेंसिटी। यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, P बाई ए इंटेंसिटी, सो यहाँ पर मैं इसको इंटेंसिटी में भी लिख सकता हूँ बेसिकली, तो ये हो गया इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय C, यानी प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू योर I बाय C, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पूरे फॉर्मूलेस कवर कर रहा हूँ विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग द रिविजन। सो दिस आर द बेसिक रिलेशंस यू नीड टू ऑलवेज राइट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू योर I बाय योर C पार्ट रिलेशन। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ये तो क्या था, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए था। अगर इफ इट इज लाइक से दिस रेडिएशन व्हिच हैज बीन इंसिडेंट ऑन दिस वन, तो प्रेशर आ गया अपने पास और फोर्स भी आ गया। इफ दैट सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, देन व्हाट विल बी द फोर्स? इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, यानी रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट होके फिर वापस आ रही, so initial momentum will be equal to how much beta? Initial momentum will be equal to how much beta? Pressure will be equal to P by C, फिर it will be P by C. Change in momentum will be equal to how much beta? If I am writing the force, तो force बन जाएगा मेरे पास 2P divided by C, है कि नहीं? Change है ना बेटा, PC P by C minus of P by C change, so that will become for me 2P by C, that will be force. फोर्स का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू P by C, इंसिडेंट इज P by C, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस, तो चेंज कैसे लिखोगे आप लोग, 2P by your C हो गया इसका आंसर। क्लियर है? Yes, sir. और प्रेशर कितना बनेगा, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द प्रेशर फॉर द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग? प्रेशर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 2I by C, isn't it? Pressure will be equal to your 2I by C for your perfectly reflecting body, for a perfectly reflecting body. Is it clear? Yes, sir. Sure. Very good. Next slide. Projected area. Projected area. Okay. मान के चलो एक सिलेंडर है मेरे पास इस तरह से, मान के चलो सम प्रेशर वर्टिकल सिलेंडर है और उसके ऊपर लाइट इस तरह से पड़ रही है बेसिकली। अभी जब लाइट इस पे पड़ रही है, बताओ कौन सा एरिया इस लाइट को दिखाई देगा, पीछे का एरिया कि सामने का एरिया? ये लाइट को सिर्फ सामने का एरिया ही दिखाई देगा ना बेटा, isn't it? Yes.
इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा बेसिकली, इसमें से अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया लिख रहा हूँ बेसिकली, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया ऐसा कुछ आ जाएगा बेसिकली, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया। सिलेंडर अगर सामने रखें तो उसका प्लेन सरफेस सामने उसका दिखाई देगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा इसका रेडियस r, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर हाइट ऑफ योर h. Okay, so area of this one will become how much for me beta? Area will be equal to your right now. Can you tell me what will be the area? This total height into your length. इसका polar radius कितना बन जाएगा बेटा? 2r into your h. So इस पे force कितना बनेगा? Force will be equal to your P by your C. What is P beta? P is nothing but power. Power is nothing but what beta? Intensity into your area divided by C. यानी force will be equal to your I into your area will be equal to 2r into your h divided by C. So that will be the force. आसान है। और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं आपको, मान के चलो ये स्फीयर है, ओके, इस पे अगर फिर अपने को लाइट पड़ रही है यहाँ से, तो यहाँ पर मान के चलो ऐसा लाइट इसके ऊपर का एक पार्ट पे पड़ रही है और पूरा नीचे के पार्ट पे इस तरह से, सो द लाइट इज बीन इंसिडेंट ऑन दिस। तो सिर्फ इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेना है अपने को। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब मान के चलो अगर मैं आपको फेसिंग कर रहा हूं, तो माय फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज बीन विजिबल फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग इन द फ्रंट साइड, माय बैक साइड ऑफ द बॉडी इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट, so the back side of the body is projected in the back direction and the front side of the body has been projected in the front direction. यानी इस स्फीयर के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, तो ये हो गया इसका मान के चलो रेडियस कैपिटल R, तो इस पे फोर्स जो लगेगा ना इसके अंदर, so this will be the projected area of this one will be only this much. स्पेरिकल पार्ट में ना, तो ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा इस तरह से। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू पाई इनटू योर r स्क्वायर। फोर्स विल बी इक्वल टू योर पावर बाय योर c, सो पावर इज इक्वल्स टू योर इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय c, इंटेंसिटी इनटू एरिया विल बी इक्वल टू पाई इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। तो ये हो गया इसका फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू योर i इनटू पाई इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। प्रेशर भी निकाल सकते हो आप इसका, जब आपके पास फोर्स है तो कैन आई आल्सो कैलकुलेट द प्रेशर बेटा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 into I by divided by C, तो प्रेशर भी आप इसका निकाल सकते हो बेसिकली। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, एटम recoil during de-excitation. रिकॉइलिंग पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछता रहता है बेटा। मान के चलो मेरे पास एक हाइड्रोजन टाइप ऑफ एन एटम है, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है मान के चलो, और ड्यू टू द रिकॉइलिंग इसमें से कुछ रेडिएशन निकल रहा है, ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? ए फोटोन निकल गया। ये फोटोन अगर सामने जा रहा है तो इसके वजह से ये बॉडी पीछे जाएगी, सो इट इज m into recoil velocity. This will be your m into your recoil velocity of what? Of this hydrogen atom, hydrogen type atom, that is one electron system के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब ये फोटोन निकलेगा तो इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा बेटा? वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 12400 divided by your delta E in terms of your electron volt, and this should be in terms of your wavelength. Wavelength will be given in terms of your angstroms अगर है तो I can use the relation lambda is equals to 12340 आता है बेसिकली बेटा, तो मैं approximately 400 ले रहा हूँ, so it is 1000, so 12400 divided by your delta E in electron volt. Delta E is nothing but what बेटा? Energy. Clear है? Then recoiling velocity कैसे लिखोगे? m into your recoiling velocity will the photon, momentum of the photon is represented by your lambda. यानी recoiling velocity of your photon will be equal to your how much? Recoil velocity of an hydrogen type atom will be equal to your h by your m into your lambda. ठीक है? What is m here beta? Mass of your atom. Mass of your atom. And lambda is nothing but what beta? Wavelength of your photon. Wavelength of your photon. And what is your h? H is your Planck's constant.
क्लियर है? सो रिकॉइल के अगर फॉर्मूलेस आ रहे हैं तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस रिलेशन, दैट विल हेल्प यू आउट टू सेव योर टाइम रिलेटेड टू दिस वन. So recoiling velocity of an hydrogen atom will be equal to h divided by your m into your lambda. Is it clear? Yes, sir. So these are the some of the basic things you should always keep in mind while doing the problems related to the dual nature of your matter-particle relation. Clear? Yes, sir. What is the rest mass of your photon, beta? Rest mass of the photon is equal to 0. So I can say that energy of the photon will be equal to how much for me, beta? From the relation E is equal to mc square. E is equals to your m into your c square particle relation. I can write energy E is equal to how much for me? H into nu. That is equals to your m into your c square. Frequency can be written as right now from this one. So mass of this photon can be calculated by the formula h into nu divided by c square. So mass of the photon can be calculated by the formula m is equals to h into nu divided by your c square part. And the energy of the photon should be generally expressed in the electron volt. And photon is electrically neutral. This is also very important for competitive examination, beta. Photon is electrically neutral. यानी अगर वो कभी कभी पूछता है अगर फोटोन इज बीन kept in an electric field and magnetic field तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, तो व्हाट विल बी योर आंसर बेटा? Photons are not deflected by the electric and magnetic field. Make sure of that one. So photon is not deflected. It is not deflected by your electric field and your magnetic field. Clear? Yes, sir. The next one and very important formula in this one is your photoelectric effect. Photoelectric effect. So given by the Einstein's particle relation, he told that when a energy of a suitable frequency has been incident on any metal surface, the electrons which have been emitted are called as of your photoelectrons, and that is given by the relation energy E will be equal to your work function plus of your kinetic energy, that is half into m into your v square. W is nothing but what, beta? Energy of your photon, and W naught is nothing but equal to your work function. It is sometimes also represented by phi naught, beta. So this is known as of your work function. Work function. Okay, so I can even write from this one relation work function will be equal to how much, beta? Work function W naught will be equal to your h into your Newton. Threshold frequency. Threshold frequency. So I can write this one half into m into your v square will be equal to your h into, you can write as of your h into your nu. That is minus of your work function. Work function is nothing but how much for me? H into. So kinetic energy का formula कितना बन जाएगा बेटा? Kinetic energy will be equal to h common into nu minus of your nu naught. Or else I can write this one in terms of your wavelength. So kinetic energy of the photons which are emitted will be equal to your h into c into this one will become for me 1 by lambda minus 1 by your lambda naught. Because we know the relation v is equals to your n into lambda. So v is equals to your, it is nu into lambda. So nu is equals to your, what I can write here? This is nothing but of your c beta. C by your lambda. So kinetic energy will be equal to how much, beta? Kinetic energy will be equal to hc into your this one or else this one. Nu is nothing but frequency of your photon. Nu naught is nothing but threshold frequency. H naught is known as of your threshold wavelength. Threshold wavelength. And this is your threshold frequency. Clear? In this one, एक छोटा सा point लिख लो. We know what is a photoelectric cell, beta? Photoelectric cell is a device which converts light energy into your electrical energy. So device which converts the light energy into electrical energy is called as of your photocell, and it is commonly known as of your electric eye or photocell. इसका और एक नाम क्या है बेटा? Photocell भी बोल सकते हैं इसको, या it is also called as of your electric eye. एक छोटा सा याद रख लो एक पॉइंट. क्लियर है? Is it clear? So what is a photoelectric cell, beta? A device which converts the light energy into electrical energy is called as of your photocell, and photoelectric cell का और एक नाम क्या है? Photocell, and it is also known as of your electric eye, and is also known as of your electric eye. थोड़े इसमें ग्राफ से बेटा, ग्राफ्स को भी अच्छी तरह से याद रख लो.
मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक ग्राफ से जो अपने को दिमाग में कंपलसरी रहना ही रहना है किसी हाल में भी। ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, जितना मैं आप लोग को करा रहा हूँ उतना ही कर लो, काफी है बेसिकली। ये ग्राफ है, मान के चलो दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट भी बोल सकते हैं इसको आई, एंड यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इंटेंसिटी। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज राइट नाउ व्हाट बेटा, दिस इज योर ओरिजिन। If I am trying to increase the electric current, जैसे number of intensity increase होगी, photoelectric current will also increasing. So it will be a straight line passing from your origin. Relation between यानी मान के चलो एक रूम है, एक रूम में एक लाइट है, मान के चलो 10 ट्यूब लाइट है, जैसे मैंने एक लाइट ऑन किया तो इंटेंसिटी बढ़ गई रूम की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ व्हाट यू कॉल दैट वन इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर बीन व्हाट यू कॉल ऑन, तो इंटेंसिटी ऑफ द रूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही तो करंट कंज्यूमिंग इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो दैट इज द रीजन, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, वैसा वैसा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। दैट इज द फर्स्ट ग्राफ यू नीड टू रिमेंबर। Second graph is nothing but of your graph associated with your photoelectric current and potential. यहाँ पर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, that is your I on y axis, and यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं पोटेंशियल। अब इसकी कहानी बहुत लंबी है, वो अपने को अभी ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर मान के चलो एक पॉइंट ले लो, एक पैसा पोटेंशियल है जहां रीच होने के बाद द stopping potential जो है ना will always remain constant even though if you are increasing the intensity, isn't it? So this one is say मान के चलो I1 and this one is say for example I2 and this one is say for example I3. So obviously I3 will be greater than I2 and I2 will be greater than I1. तो इंटेंसिटी शायद अपने को इंक्रीज हो रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन फॉर मी द सेम। दैट इज वन ग्राफ यू नीड टू रिमेंबर। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा हाफ इंटू एम इंटू यूर वी मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज ई इंटू यूर वी नॉट। वी नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। वी नॉट इज नोन एज अ व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना। व्हेन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू E into V naught और Q into V naught part of relation। ठीक है सर, हाँ बेटा, फर्स्ट ग्राफ फिर से बताइए प्लीज। ये ग्राफ वाला बेटा, ये बोल कुछ नहीं है बेटा। एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है बेसिकली, मान के चलो जैसे एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, एक फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहेगी ना टू इंक्रीज द स्पीड। मान के चलो हम लोग ने एक फरारी कार खरीदी और एक एम्बेसडर कार खरीदी। एम्बेसडर की मैक्सिमम स्पीड मान के चलो 200 है या 150 है, isn't it? फरारी की 340, 350, 360 है। यानी मैक्सिमम स्पीड विद विच ए फरारी कैन गो इज नथिंग बट 360। उससे अगर आप ज्यादा दोगे तो कार क्या हो जाएगी, टॉपलिंग हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। उसी तरह से एक एम्बेसडर कार ले लो, अगर उसको आप 140, 150 और 200 पे चलाओगे कंटिन्यूअसली, थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हो जाएगी, बॉडी शेक हो जाएगी और टॉपल हो जाएगी, गिरने की भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी हर बॉडी को एक मैक्सिमम स्पीड होती है, उसके बाद भी अगर स्पीड आप बढ़ाते जाओगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी बट इट विल रिमेन कांस्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन। यानी राइट नाउ फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रॉन जो भी एमिट हो रहे हैं उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिर भी आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एक वैल्यू के पास आके रुक जाएगा। उसके बाद भी अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी रिमेनिंग फॉर मी द सेम। यानी मान के चलो फरारी की स्पीड है 340, वो तो कभी भी कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप कितना भी रेस दे दो, उसके बाद कितना भी एनर्जी दे दो, उसके बाद उसकी तो वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम पोटेंशियल होती है उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन फॉर मी द सेम, यानी उसकी कैपेसिटी टू रीच द एनोड विल ऑलवेज रिमेन फॉर मी द सेम पार्ट ऑफ रिलेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। आप उसके बाद ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझने की बात है। यहाँ पर मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले रहा हूँ बेटा, दिस इज योर आई, और यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल ले रहे हैं, दिस इज योर पोटेंशियल कैपिटल वी, and I is here right now what, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ देखो एक बार अच्छी तरह से। या हम लोग अब उस एक बॉडी की हम लोग ने मान के चलो फोटोन की मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट पे हम लोग रीच हो गए। ओके,
So this is called as of your saturated current. Saturated current. That is nothing but of your I naught. Okay. मान के चलो आप अगर आपने कभी वैन डीजल की मूवीज देखे हो फास्ट एंड फ्यूरियस पे, उसके पास एक ऐसी कार होती है बेटा, उसके ऊपर वो नंबर ऑफ इंजन बढ़ाएगा। मान के चलो आप अगर आपने कभी कार देखा होगा ना, वो कार को एक इंजन ही होता है बेसिकली, 3 पिस्टन का, 2 पिस्टन का, 4 पिस्टन का, वैसा कुछ होता है। अगर मैं 2-3 इंजन से गाड़ी को लगा दूं, क्या मैं उस गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूं कि नहीं? यस सर। Isn't it? तो वही हो रहा है। मान के चलो अब मेरे पास एक मारुति कार है, मारुति कार की मैक्सिमम स्पीड मान के चलो 150 तक मैं कंफर्टेबली जा सकता हूँ। अगर मैं उसका और एक इंजन लगा दूं, फरारी का इंजन लगा दूं, isn't it? या मे बी और एक मारुति का ही इंजन लगा दूं, तो क्या मैं अब उस कार की स्पीड बढ़ा सकता हूँ क्योंकि इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई, isn't it? तो अगर इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई लेकिन कार तो वही है, मारुति ही कार है, यानी मार चलो ये कार वैसी है बेसिकली, लेकिन उसका अगर इंजन में बढ़ाऊं तो उसका उसकी स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यानी मान के चलो यहाँ पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसके मान के चलो मैंने एक पोटेंशियल ले लिया, तो यहाँ पर हो गया इसका एक पोटेंशियल आ जाएगा। सो जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज किया वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अपने को चेंज होते जा रहा है, यानी जैसे जैसे मैंने इंजन बढ़ाया तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर मान के चलो पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है, isn't it? और इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है और यहाँ पर μ3 है। तो मान के चलो μ3 इज ग्रेटर देन ऑफ योर μ2 एंड μ2 इज ग्रेटर देन ऑफ योर μ1, isn't it? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि आप इंजन चेंज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, लेकिन गाड़ी को वही रख रहे हो। गाड़ी तो मारुति है आपके पास, लेकिन आप इंजन चेंज कर रहे हो। इंजन मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करो, क्योंकि कोई भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? अगर बॉडी चेंज हो रही है। मान के चलो फॉर अस द सन इज द सोर्स, तो सन से जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है अपने को ऑलवेज कांस्टेंट है। अगर आप बोलोगे सर मैं सन निकल के कोई और सोर्स रखूंगा, तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपने एसएचएम में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी विल चेंज इफ ओनली इफ द सोर्स इज बीन चेंज। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो मतलब क्या? मतलब सोर्स आप चेंज कर रहे हो बेसिकली, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, that is your stopping potential versus ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रेडिएशन। ओके, तो बच्चा उसका ग्राफ क्या हो सकता है? जल्दी बताओ उसका ग्राफ क्या हो सकता है? सर एक्स एक्सिस में क्या है? क्या बोले? एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। आपके पास फाइनल इंस्टेंट का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना बेटा, वही इक्वेशन लेके ड्रॉ करो डायग्राम को, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है बताओ जल्दी से मेरे को। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है? E into V naught is equals to एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बन गया? एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन बन गया। So stopping potential is equals to how much beta? Energy is nothing but h into nu divided by E minus this one is nothing but h into your threshold wavelength divided by E। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? So stopping potential will be equal to how much beta? H by E will be your common right now. So it is your h by E into frequency nu minus h into your threshold wavelength को मैं mu naught represent कर रहा हूँ into your E. So this is your relation. Stopping potential और frequency का मैं relation लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Compare it with your y is equals to your m into your x plus of your c. x axis पे अपन लोग ने क्या ले लिया? फ्रीक्वेंसी ले लिया। तो स्लोप कितना बन गया? m. So m is nothing but equal to your tan theta. So tan theta will be equal to your h by your e. So c के पास क्या है बेटा? कांस्टेंट है। c is nothing but constant, that is nothing but minus of your h into nu naught divided by e. ये हो गया c. तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। So graph will be a straight line something like this.
ये हो गया नेगेटिव वर्क फंक्शन, ये कितना बन जाएगा मेरे पास h इंटू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो गया स्टॉपिंग, और इसका स्लोप हो गया मेरे पास h बाई ओवर e। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट वर्सेस योर फ्रीक्वेंसी म्यू, ये हो गया इसका ग्राफ। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इक्वेट कर लिया बेटा इसको। स्लोप की जगह देखो h बाई e है, और x एक्सिस में मैंने फ्रीक्वेंसी लिया और y एक्सिस पे पोटेंशियल लिया। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, अगर c 0 होता, लेकिन c यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव x एक्सिस में जाएगा, isn't it? So वहाँ पर स्लोप क्या है h by e, और कांस्टेंट इज माइनस ऑफ h into न्यू नॉट by e। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर अस इन द कॉम्पिटिशन। सर बोलो एक बार फिर से बोलते नहीं। कौन सा बेटा? ये वाला देखो, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बेटा अपने पास? व्हाट इज एन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? E is equals to वर्क फंक्शन प्लस ऑफ योर एनर्जी, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग? h into न्यू, क्या बोलते वर्क फंक्शन कैसे लिखोगे? h into न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? E into v नॉट। E into v नॉट को बाहर निकालो अभी, E into v नॉट will be equal to h into nu is nothing but of your energy minus of your h into nu नॉट is nothing but work function। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? एनर्जी माइनस ऑफ योर वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। आ गया ये एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास मालूम है। एनर्जी का फॉर्मूला h into nu एंड वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h into nu नॉट भी लिख सकते हो और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला आ गया कितना? v नॉट इज इक्वल टू h by e into nu minus h by your nu नॉट divided by e। Equate with the straight line equation. This is your equation of your straight line. Equation of your straight line. तो m is known as slope बेटा। m को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप। तो m की जगह क्या है? h by e है, और x की जगह क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली ऐसा कुछ होता है। तो y एक्सिस पे क्या है बेटा? v नॉट। तो y एक्सिस पे मेरे पास पोटेंशियल है, x एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी डाल लिया, और कांस्टेंट है मेरे पास नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव मतलब नीचे आएगा। सो दिस विल बी ग्राफ लाइक दिस। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ठीक है? बेटा आप लोग की आवाजें बहुत आ रही है बेसिकली, सो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलो, थैंक यू। So these are the formulas which you need to remember for your dual nature of your matter. I hope everyone got an idea बेटा। एक छोटा सा नोट और फाइनली एक छोटा शॉर्टकट फॉर्मुलेस बना लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था बेटा? लैम्डा इज इक्वल्स टू योर h बाय योर m into your v। m into v को मैं काइनेटिक एनर्जी में भी लिख सकता हूं बेटा, h by your मोमेंटम विल बी इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ योर 2m into your काइनेटिक एनर्जी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ into m into your v स्क्वायर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय योर m। तो ये बन गया मेरे पास m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into your m। तो ये हो गया k। m into v is nothing but what बेटा? मोमेंटम ना। सो मोमेंटम इज nothing but p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यानी p will be equal to अंडर रूट ऑफ योर 2m into your काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया m into v is nothing but of your अंडर रूट ऑफ योर 2m into your k part of relation। ओके, for electron mass of electron मानने को मालूम है। so if I know the mass of your electron I can calculate the wavelength of your electron is always equals to 12.3 divided by your root of your v। root v is nothing but what beta here? Stopping potential। clear? is that clear? Yes, sir. and one more very small formula अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली, तो ये हो गया मेरे पास गिवन कंडीशन, और उसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स वगैरह में भी लिख सकते हैं बेसिकली। और एक छोटा सा फॉर्मूला है व्हिच इज नोन एज ऑफ योर ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन फॉर क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन फॉर्मूला याद रख लो खाली, 2d into sin theta will be equal to your n into your lambda। okay, n is your order of spectrum, n is your order of your spectrum। जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो वहां पर अपने को एक क्लैरिटी आ जाएगी। बस फिलहाल तो इतना याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द कंडीशन। क्लियर है? हां बेटा, d is nothing but distance बेटा, d is nothing but distance। Okay, sir.
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिस, यानी एक्चुअली डायग्राम कैसा होता है बेसिकली देखो, रेडिएशन जब इसमें से निकल रहे हैं ना, तो ये इसमें से इसके पड़ गया, ये इसमें से इस तरह से पड़ेगा, ये फोटोन की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम लोग डी बोलते हैं, यहाँ पर थीटा, ये पूरी जरूरत नहीं है बेसिकली, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोटॉन्स जो भी निकल रहे हैं, एंड एन इज नथिंग बट ऑफ ऑर्डर ऑफ योर स्पेक्ट्रम, देखो दैट काफी है, मोर देन क्लियर। वन Yes, मोर, sir. for neutron, de Broglie's wavelength will be equal to your h by your under root of your 3 into m into k into t. What is m here beta? M is your mass of your neutron, m is your mass of your neutron, and k is your Boltzmann's constant. K is your Boltzmann's constant. Value of that one is how much? 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. ये kinetic theory of gases में already आप लोग ने पढ़ा होगा basically. Yes. Clear है? Yes, sir. Okay. So there is a de Broglie wavelength associated with your particle निकाल रहे हैं हम लोग. तो for neutron के लिए हम लोग लिख ले रहे हैं lambda is equal to h by under root of your 3m into t. M is nothing but mass of your neutron and k is your Boltzmann's constant. Clear है सभी को? Yes, sir. So these are the some of the standard relations you always need to remember for the numericals part of relation. और एक छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, for quick calculations, what do you do is energy अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, HC by your E into lambda जो भी आ रहा, that will be taken as of your directly 1242 divided by wavelength अगर नैनोमीटर में है, so you can use this one. Or else I can use the relation energy in your electron volt will be equal to your 12400 divided by wavelength अगर angstrom में है, तो you can use this formula directly. Clear है? Yes, sir. Okay. Similarly, work function अगर हम लोग लिख रहे हैं basically, work function is also equal to your 12400 divided by wavelength if it is in angstrom. Directly you can use this relation for that one. और maximum kinetic energy of the photoelectrons जो भी निकल रही है maximum, you can use this relations for the calculations. Clear है सभी को? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Now, this one also आप लोग जल्दी से बता दो, ये आप लोग को आइडिया हो गई केमिस्ट्री में. विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या हो जाएगी बेटा? 100 nanometer. विजिबल लाइट की 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर की रेंज होगी. क्लियर है? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी क्या होगी? विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज है, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर वेवलेंथ की रेंज. अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं, सो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है बेटा? 7.5 into 10 to the power of 14 हर्ट्ज से लेके 3.75 into 10 to the power of 14 हर्ट्ज की रेंज. ओके, एनर्जी की रेंज कितनी है? एनर्जी ऑफ फोटोन की रेंज जो है ना, दैट विल बी सम अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो जाएगा. विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंजेस 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी 7.5 टू 3.75, पावर इज 10 टू द पावर ऑफ 14, और विजिबल लाइट की एनर्जी ऑफ फोटोन की जो रेंज है इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ तक अपनी कहानी ओनली दी फॉर्मूलाज बेस्ड अपॉन योर ड्वेल नेचर. इतनी पूरी कहानी अपने को 1 से 2 बार पढ़ना है, लिखना है, याद करना है. देखने के लिए इजी टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर अपने को वर्किंग बहुत रहता है बेसिकली. उसी तरह से इसके में प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर योर न्यूमेरिकल्स पार्ट. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? पूरे के पूरे फॉर्मूले एक जगह लिख दिया, जाते हुए लिखा है. आप लोग को सिर्फ इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार आप लोग को लिखना है बेसिकली, देन यू विल गेट द आंसर हाउ यू आर गेटिंग. और एक ग्राफ रफली ऐसा याद रख लो, अब ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है. इसमें स्लोप का एक फॉर्मूला याद रख लो, स्लोप इज इक्वल टू h by e और tan theta इज इक्वल टू h by e याद रख लो. और ये वर्क फंक्शन है तो इसको थोड़ा सा याद रख लो बेसिकली, और ये कांस्टेंट वैल्यूज को याद रख लो. तो उसके बाद आ गया मेरे पास वेवलेंथ. वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ in terms of your stopping potential. Potential capital V is nothing but of your potential. Bragg's equation 2d into sin theta is equals to n lambda. For neutron in terms of your Boltzmann's constant लिख रहे हो तो lambda is equals to h by under root of your 3m into kt. For quick calculations अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है then you use 1240 भी ले सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And if wavelength is in angstrom you take 12400
electron volt provided wavelength is in your angstroms per equation. Clear है? Wavelength की visible light region is from 400 to 800 nanometer. Frequency is 7.5 से लेके 3.5 है और energy is 1.5 से लेके 3 electron volt. Clear है सभी को? Yes sir. आज इवनिंग में नहीं है ना क्लास? क्या बेटा? इवनिंग में क्या बोल रही? इवनिंग में क्लास नहीं है इवनिंग में। क्या बोल रहे? इवनिंग में क्लास नहीं है ना सर? नहीं होगी बेटा, आज it is not possible. From tomorrow onwards we will be starting the class related to this one. ठीक है? ओके सर। सर बोलो बेटा। ये चैप्टर का असाइनमेंट सर। अभी का स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, अभी तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला ही करा दिया, अभी प्रॉब्लम्स भी कराना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर एरिया है कि नहीं? हम लोग अब तक जो करें सिर्फ इसका एक न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए फॉर्मूलेस पूरे एक जगह लिख दिए, अब इसका हम लोग वर्किंग करेंगे बेसिकली। देखो अब इसका वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम है जाना है सभी को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए also called an Option A. electronic charge tube, Burgers alarm, none of this. ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक आई। Electronic eye. Clear है सभी को? Next one. Electron volt is Energy. used to Energy. represent what? एनर्जी। Very good. Energy. जल्दी जल्दी कर लो जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं 6 के अंदर तक। देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, जल्दी जल्दी कर लो एक बार। Electron Third volt option B. is for your energy. Very good. Energy. If photo tube Electrical. converts the light energy into इलेक्ट्रिकल electrical energy, light energy, thermal energy. इलेक्ट्रिकल Electrical energy. Very good. यानी B हो गया इसका आंसर। Next one. The maximum kinetic energy of the photoelectron depends upon dash and dash, but not on dash. चलो जल्दी से बताओ। Depends on फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी intensity. नेचर ऑफ The मटेरियल। maximum kinetic energy of the photoelectron will depend upon, maximum kinetic energy का formula लिखो। It will depend upon frequency. It will depend upon the nature of material, but it is independent of intensity. यानी incident of light जो ले रहे हैं उस पे depend नहीं करेगी। So what will be the answer for this one बेटा? ए Isn't it? Depends upon what? Depends upon the maximum kinetic energy of the photoelectron. The maximum kinetic energy of the photoelectron depends on frequency. Okay, depends on frequency. It depends upon nature of material, and it is independent. And it is not on what? Intensity. यानी fourth one के लिए option होगा. Clear है? Intensity. चलो next one. The SI unit of the de Broglie wavelength is. आर्मस्ट्रॉन्ग। Wavelength is always measured. Wavelength is always measured in your angstrom. So it will be, the answer will be equal to how much for me? Or ये next one. The potential difference of 20 kilovolt is applied across an X-ray tube. The minimum wavelength of your X-rays generated will be equal to how much? Energy of the X-rays is given by the formula E is equals to your H into nu only beta, or that is equals to H into C by your lambda. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। फोटोन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पोटेंशियल दे रखा है मेरे पास कितना 20 किलो वोल्ट।
20 kilovolt. It's been applied on across an X-ray tube. The minimum wavelength पूछ रहा है of X-ray generated is how much? So lambda minima is how much? Can you write the energy in terms of your potential, beta? I told you the formula right now. Energy is equals to your HC by your how much, beta? lambda. Lambda. E is equals to your HC by your lambda. Energy is nothing but E into your V. HC by Is lambda. equals to your HC by your lambda. Yani potential will be equal to how much, beta? HC divided by E into your potential. Isn't it? So E की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6.6 into 10 to the power of minus 34 into velocity of light is 3 into 10 to the power of 8 divided by charge of electron 1.6 into 10 to the power of minus 19 into potential is given for me 20 into 10 to the power of 3. इसका कैलकुलेशन कर. ठीक है? पूरे पावर से एक जगह लिख लो बेटा. 6.6 divided by ये हो गया 1.6 इंटू ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 20. पावर यहाँ पर कितना है बेटा? इंटू ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 प्लस 8, तो ये हो गया माइनस 19, तो ऊपर चले जाएगा तो प्लस 19, ये हो जाएगा माइनस 3. इसका रफ कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन कर लोगे ना? नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन देखो जल्दी से. सेवेंथ वन देखो. When cathode rays are striking a substance of high atomic number, they give rise to an alpha particle, beta particle, cosmic rays, X-rays. X-rays ना, because when high energetic particles have been starting, it will giving you the X-rays. X-rays मैं आपको पढ़ा देता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but just roughly यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए तो मैं बता दे रहा हूँ. अब चलो नेक्स्ट वन बताओ जल्दी से. 8th one. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons against the frequency of incident radiation is plotted as shown in figure. This graph does not help us in determining. Very good question. जल्दी बोलना आप लोग. Planck's constant. Okay. Work function Planck. It does not help बोल रहा है. Does not help in determining. चले गया. आपका 4 मार्क चले गए. 4 मार्क चले गए. उसके साथ 1 मार्क भी चले गया. 5 मार्क चले गए मिट्टी में. इतना बढ़ गए. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्लैंक वर्क फंक्शन देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट देगा, थ्रेशोल्ड देगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पढ़ा आप लोग ने इसमें? नहीं देगा ना. सो इक्वेशन क्या है बताओ चलो. स्टार्टिंग पोटेंशियल की V is equals to H divided by E into your frequency minus work function divided by E. है क्या ना? हम लोग चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द गिवन ग्राफ बिकॉज़ एनर्जी वर्सेस योर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर. Isn't it? So the maximum kinetic energy, that means charge of electron will be the answer for this one. Clear है? Yes, sir. Very good. 9th one का आंसर देखो जल्दी. Light of frequency. Light of frequency 4V0 is been incident on the metal of the threshold frequency V0. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is how much? जल्दी बताओ. Light of frequency 4 nu naught is incident on your metal of a threshold wavelength V0. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons will be equal to your how much? Kinetic energy का formula कितना है बेटा? Half into m into your V square, that is equals to h into nu minus h into nu naught. What is given for us beta? Frequency is given me 4 times of your threshold wavelength, the threshold frequency. So maximum kinetic energy कितनी बन जाएगी? So maximum kinetic energy will be equal to your 4 times of your h into nu naught minus h into nu naught. So that will be equal to 3 into your h into nu naught. पूरे 1 मिनट के अंदर करने वाले क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ रहा है? So what is the answer for this one? What is the answer for this one? 3 times of your h into your nu naught. आ गया? Next one. The threshold wavelength is 2000 angstrom. The work function is how much? Direct question है. Work function का formula W naught is equals to h your wavelength. Wavelength is given in what beta? Wavelength is given in what? Angstrom. मैंने अभी आपको क्विक कैलकुलेशंस बताया था. अगर angstrom में दिया तो कितना ले लेना है? 12400 divided by wavelength. Wavelength is 2000 angstrom, यानी 2000 into 10 to the power of minus 10. ठीक है? तो कितना आ रहा देखो, ये 20 से 20 चले गए. So it is 124 divided by, यहाँ पर मैं इसको 20 लिख सकता हूँ, तो पावर कितना बन जाएगा? 10 to the power of your plus 10 आ जाएगा. 6.4 into 10 to the power of 10. 6.4 2 आ रहा 6.2. into 10 to the power of 10. ऑप्शन में क्या है बेटा? क्या आंसर हो सकता है इसका बताओ.
6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.25, 6.20, 6.2 पूरे नियर बाय आंसर ही है बेसिकली। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं ना बेटा, अगर वेवलेंथ दे रखा है तो इसको डायरेक्टली खाली 2000 लिख लो, दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 20 से 20 चले गया, सो इट इज 124 डिवाइडेड बाय 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ रहा देखो अप्रोक्सीमेटली 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.2 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वेवलेंथ डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं ना बेटा, फिर हम लोग ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही ऐसा आंसर है, फिर आप उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम की वैल्यू डाल दो, ठीक है। यस सर। चलो क्लियर है सभी को। वेवलेंथ इज 2000 एंगस्ट्रॉम्स बेटा, डोंट राइट अगेन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बिकॉज़ वेवलेंथ इज ऑलरेडी गिवन इन एंगस्ट्रॉम, तो डायरेक्टली 2000 डाल दो। ये 20 से 20 चले गए, 124 डिवाइडेड बाय 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन, 11th वन बताओ जल्दी से। If we consider the electron and photon of the same wavelength, they will have the same energy, velocity, momentum, angular momentum. बताओ। If we consider the electrons and photons of same wavelength, यानी हम लोग को wavelength of electron लिखना है और photon लिखना है, तो wavelength of electron लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे बेटा? lambda is equals to h by m into v. wavelength of photon लिख रहे हो, wavelength of your photon will be equal to your how much? h by p. बोला क्या प्रॉब्लम में? wavelength of the electron, wavelength of your electron is equal to wavelength of your photon, तो h by your m into v will be equal to h by your p. तो क्या हो जाएगा? क्या सेम रहेगा? मोमेंटम मोमेंटम विल बी सेम, दैट मींस 11th के लिए आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंटम विल बी रिमेनिंग सेम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। The minimum wavelength of the X-ray produced by the electrons accelerated through a potential difference of v volts is directly proportional to what? So अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? E is equals to hc by lambda. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूँ तो E into V is equals to hc by your lambda, isn't it? तो अगर मैं यहाँ पर E is equals to V, पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? Wavelength will be equal to your hc divided by E into V, यानी wavelength is proportional to your 1 by V. Wavelength is inversely proportional to your potential. Clear है? Is directly proportional to your root V, V square, 1 by root V, 1 by V. क्या होगा आंसर? 1 by B. D 1 by. Clear है? Yes, sir. So next one. Evidence for the wave nature of the light cannot be obtained from reflection, interference, diffraction, Doppler effect. Diffraction. हाँ, एविडेंस फॉर वेव नेचर। वेव नेचर कौन कौन बोलता है? वेव ऑप्टिक्स में आप वेव नेचर पढ़ते हो तो डाइफ्रैक्शन वेव नेचर के बारे में बोलेगा, इंटरफेरेंस भी वेव नेचर के बारे में बोलेगा, डॉपलर इफेक्ट भी वेव नेचर के बारे में बोलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ओनली द पार्टिकल नेचर। Yes. So evidence of the wave nature of light cannot be obtained by reflection of your light. देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसा दे रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन करके आए तो कंफ्यूज होके जाते बेसिकली, और ऐसे वाले इजी क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट वन देखो जल्दी से। What will be the ratio of the de Broglie wavelength of the proton and alpha particle of the same energy? 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। जल्दी बताओ। wavelength in terms of energy लिखना है। What will be the ratio of the de Broglie wavelength of proton and alpha particle? Alpha particle मतलब कितना? 2He4। proton मतलब कितना? 1H1 of the same energy। तो पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14, wavelength lambda is equals to, what is the formula beta? Under root of your h by 2m into your energy, isn't it? So wavelength is inversely proportional to under root of your mass m. So wavelength of your proton divided by wavelength of your alpha particle will be equal to under root of mass of alpha particle divided by mass of proton. So alpha particle मतलब क्या बेटा? alpha particle मतलब 2He4, mass is 4, proton means 1H1, so mass is equals to your 1, यानी this will become for me under root of 4 divided by 1, that means 2:1 divided by 1, that means 2 by 1. ठीक है? So what is an answer for that one? 2:1. Wavelength of the proton at 1, that means it will be your 2:1. आ गया सभी को? Yes, sir. Next one. The SI unit of the Planck's constant is Joule per second. joule per second है। Very good. joule per second है। Yes, sir. हाँ, second. joule second है, joule per नहीं है।
कौन सा ऑप्शन लिखोगे? फोर्थ ऑप्शन। SI unit of the Planck's constant is what? Joule second. It is not per second. Clear? Yes, Next sir. one. Yes, If sir. the kinetic energy of the moving particle is E, then the de Broglie wavelength is how much for me? B. B. Which option? B. De Broglie wavelength lambda is equal to your h by under root of your 2m into E. B will be the answer for this. The dual nature of the radiation is shown by reflection and diffraction, reflection and diffraction, refraction and diffraction, and photoelectric effect alone, photoelectric effect and as well as of your diffraction. क्या आंसर होगा बेटा? B. B. हाँ Photoelectric effect and या D होना चाहिए, photoelectric effect and diffraction. D will be the answer. Clear है? Next one. Momentum of a photon is P. Then correct corresponding wavelength is how much? H by P. H by P. Very good. Thermions are what? Protons, electrons, photons, and positrons. Positrons. When metal is been heated, electrons are ejected out. So they are called as a what? Thermionics. So the electrons, the ejectors are nothing but what? Electrons, not photons. अगर light incident हो रही है, तो that are known as photoelectrons. Photons नहीं होता. Energy coming from the light is photon. हम लोग photons डाल रहे हैं, वो बाहर क्या आ रहे हैं? Electrons आ रहे हैं. So when a metal is been heated, electrons are ejected from it. So answer is what for me? Electrons. Clear है? Yes, sir. So next one. The graph between the stopping potential and intensity of the light will be equal to how much? A. Straight line passing through origin. Why? Why? Stopping potential is independent of intensity ना? C. आप लोग अभी ग्राफ ड्रॉ करे थे, हम लोग ऐसा देखे, ऐसा आया था. स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ते जा रहा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, सो इट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट. ठीक है? Clear, very good. Which of the following is the best observer of an X-rays? Sodium, potassium, calcium, lead. Lead is the best observer of X-rays बेटा. ये आप लोग X-rays में आ जाएगा. Lead is your best observer. X-rays are emitted in the form of alpha rays, electrons, protons, and photons. X-rays are electromagnetic waves beta, which are emitted in the form of what? Photons. X-rays are what? Electromagnetic waves. Electromagnetic waves are nothing but what for me? Photons. The next one. Choose the wrong statement. X-ray can pass through the blood. X-ray can pass through the bones. X-rays cannot be used in the radar. X-rays can produce the photoelectric effects. What will be the answer, beta? X-rays can pass through the flesh, beta. आप लोग ने कभी X-rays निकाला होगा? पूरा बोन का आपका पूरा पिक्चर दिखाई देता है. अगर ब्लड में पेनिट्रेट नहीं होके जाता है तो हड्डियों का क्या बोलते हो इमेज कभी नहीं देता. तो क्या बोल सकते हो आप लोग? X-rays can pass through the blood. Is it correct? Yeah, correct. X-rays can pass through the bones. Yes, that is also correct. X-rays cannot be used in the radars. Yeah, this is your correct or wrong? Wrong, sir. They cannot be used in the radars, beta, because they are not reflected by the any targets. Isn't it? What क्या पूछ रहा है? Choose the wrong statement in this one is asking. So what is the wrong statement in this one, beta? What is the wrong statement? X-rays cannot be sent in the radars. This is also correct. Yeah, wrong statement. Sorry. X-rays cannot be sent to the radars. That is your correct. X-rays can produce the photoelectric effect. This is also correct. X-rays can pass through the bones बोल रहा है. अगर वो pass करता तो उसकी pictures नहीं देता ना अपने को. Cannot pass through. So it cannot pass through the bones. So he's telling that it can pass through the bones बोल रहा है. तो wrong statement for the 23rd one is B. Clear है? Yes, sir. Next one. The radius of the electrons is in the order of 10 to the power of minus 15. One for me. One for me. Yeah. When atomic number of element is been increasing, the work function will be. When atomic number is increasing, the work function will be decreasing. It will be decreasing. Because work function is depending on frequency. जैसे जैसे atomic number increase होगा, उसका frequency क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. So that will be decreasing. Next one. When the temperature of the metal increases, the work function will Increase. when the temperature of the metal is increasing, the work function will be decrease. Increase. It will be decreasing. It will not increase. क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आप लोग एक्सरेस निकल रहे हैं ना बेटा. एक्सरेस निकल के बाहर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग कंटिन्यूअस एक्सरेस, isn't it? So that is decreasing. 26 के लिए decreasing is the answer. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन चलते हैं. 27.
क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो बेटा जल्दी से इसका आंसर देखो 27 का। द वेरिएशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द वेवलेंथ इज करेक्टली शोन बाय, व्हाट इज द First ग्राफ option. फॉर दिस वन? E is equals to hc by lambda. Energy is inversely proportional to lambda. Energy is inversely proportional to lambda, like Boyle's law. P is inversely proportional to V. What will be the graph? Rectangular hyperbola. So first graph will be the answer. Clear hai? Clear hai? Energy versus wavelength का ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइक PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा ना बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? प्रेशर वर्सेस योर वॉल्यूम के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन। Which of the following is also known as electric eye? Photoelectric cell, Zener diode, Daniell cell, none of the above. A. Electric cell. Photoelectric cell, very good. Next Photoelectric one. cell. The variation between the frequency of the incident light and photoelectric current I is correctly shown by what figure in this one? Variation of the frequency of the incident light and photoelectric cell. C. What will be the answer, beta? Frequency versus incident radiation का ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? See, अपने को जब whenever the electrons are being coming out, they are coming out after applying certain amount of energy. So it will be not a straight line passing from the origin. तो जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, जैसे वैसे इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा? पहले थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगी. So first graph will be the answer for this one. The variation between the frequency of incident light and photoelectric current is, this will be the graph. It is non-linear beta. It is a not linear. It doesn't obey the Ohm's law relation. Clear? Very important graph. इसको याद रख लो बेटा, एक से दो बार कंपलसरी प्रैक्टिस करो. It is a non-linear function, so it will be your what? Origin से start नहीं करेगा. ये ग्राफ तो पक्का नहीं होगा, ये ग्राफ भी पक्का नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं. So only possible graph for this one is this one for. ठीक है? वो आगे का स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना सर? हाँ, ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. यहाँ से यहाँ तक थोड़ी मिनिमम पोटेंशियल होना, उसके बाद ही एजेक्शन होगा बेसिकली. इसीलिए हम लोग इसको छोड़ के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है? ओके सर. चलो. The de Broglie waves are transverse waves, longitudinal waves, non-electromagnetic waves, all the above. जल्दी बताओ. The de Broglie waves are, they are transverse in nature, longitudinal waves, not an electromagnetic waves. All the above are true. क्या होगा? De Broglie wavelengths are not electromagnetic waves because it is showing in what do you call that one? Wave nature, na? Isn't it? So de Broglie waves are not in electromagnetic waves. Clear? Yes, sir. See, de Broglie wavelengths gives the wave nature of the moving particle, na beta? So moving particle का wave nature देगा, तो they are not in electromagnetic waves, obviously. Okay. 31. The linear momentum of the photon is given by फर्स्ट ऑप्शन. h by lambda. Very good. h by lambda. Which of the following has a zero rest mass? इलेक्ट्रॉन. Neutron. Which of the following is having the rest mass? Photons has a zero rest mass, but a photon is a particle which is having the zero rest mass but moves with a velocity. So photon is the answer. Which of the following is having zero rest mass means photons. Okay. Next one. Photoelectric effect is based on C. law of conservation of charge, law of conservation of energy, all the above. एनर्जी. Law of conservation of energy, that is third option. Photoelectric effect based on your law of conservation of your energy. Next one. Planck's constant has the dimensions of Angular momentum. angular momentum, energy, frequency, mass, and as well as of your angular momentum. निकाल लेते हैं basically. 34 देखो एक बार. 34. Energy is equals to h into nu. So h will be equal to energy by frequency. Energy का dimension ml square t power -2. Frequency का dimension t power -1.
तो ये कितना बन जाएगा m into l square, t ऊपर चले जाएगा तो t power minus of 1. So angular momentum क्या है? L is equals to mv into r. m is m, velocity is l t power minus 1 into r is nothing but l. तो ये बन गया मेरे पास m into l square t power minus 1. यानी that will be representing me the angular momentum. Very good. T will be the answer for this one. Angular momentum. If photon will have the less energy if its amplitude is higher, frequency is higher, wavelength is longer, wavelength is shorter. Jaldi batao. Wavelength is longer. Wavelength is longer because energy is inversely proportional to wavelength. Photon will have less energy. अगर energy less है मतलब wavelength will be larger. Wavelength is your larger यानी longer must be the answer for this. 36. The ratio of SI unit to the CGS unit of the Planck's constant is. ये आप लोग एक बार calculate कर लो बेटा. I'm leaving this one as a homework for you. So please try to write the answer by using the dimensional analysis. Next one. The number of ejected photoelectrons increases with increase in frequency of light, wavelength of light, color of light, intensity of light. Intensity. Intensity, very good. Just now मैंने first hour में लिखाया था मैंने आप लोगों को the number of ejected photoelectrons will be increasing with increase in your intensity of your light particle relation. Clear for everyone? Sir. हाँ बेटा. Waiting room. अभी क्या waiting room? Class ending time में मैं किसको बोल के ऐड करूँगा अभी? ठीक है चलो ये क्लियर है. नेक्स्ट वन वाला देखो बेटा. इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद द दिस इज व्हाट सेम वेलोसिटी नॉट डैम बी योर सेम वेलोसिटी देन मैक्सिमम de Broglie wavelength is possible in the case of okay for all the particles. If particles are moving with the same velocity then maximum de Broglie wavelength is possible in which case beta particle, alpha particle, neutral, proton. Very good question. बताओ जल्दी से. किसी को आइडिया है? अल्फा पार्टिकल का मास कितना है बेटा? अभी बताया मैंने 2he4. प्रोटॉन का मास कितना है? 1h1. न्यूट्रॉन के लिए तो 0 है. बीटा पार्टिकल के लिए -1 है. Alpha particle. क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है ना बेटा. मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या? एनर्जी का फॉर्मूला लिखो. E is equals to how much for me बेटा? वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखो. de Broglie's wavelength lambda is equals to h/m into v. यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ना. जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा. तो बीटा पार्टिकल का मास कितना है बेटा? -1. हाँ तो बीटा पार्टिकल इज मिनिमम मास है तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट वन? बीटा पार्टिकल. ठीक है. Yes, sir. So next one. The best metal to be used for the photo emission is potassium, sodium, cesium, lithium. Isn't it? Alkali group elements. Isn't it? Photoelectric emission is been possible when the frequency is greater than threshold frequency. Isn't it? So what will be the answer for that one? कौन सा? Cesium. पक्का? Yes, sir. 40th one. The maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from the surface when the photons of energy 5.6 electron volt falls on it is 4 electron volt. The stopping potential is equal to how much? Direct question है. आंसर बोलना आप लोग. One word answer है. Maximum kinetic energy बोल रहा है. यानी maximum kinetic energy मतलब E into V naught. That will be equal to how much बेटा? When the photon of energy is 5.6 electron volt. The stopping potential is how much for me? On it is 4 electron. Photons of energy 5 electron falls on it. It is 4 electron volt. यानी ये हो गया मेरे पास 4 electron volt. तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन चले गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया मेरे पास? 4 volt. So this will be your 4 volt. Clear है? Okay. See, maximum kinetic energy is equals to 4 electron volt बोल रहा है ना बेटा. Maximum kinetic energy कैसे लिखोगे आप? E into V naught. That is 4 electron volt. इलेक्ट्रॉन चले गया तो V naught is equals to 4 volt आ गया. Next one. 41. The maximum energy of the photons
Photoelectrons emitted in a photocell is 2 electron volt. If for the no electrons to reach the anode, the stopping potential should be equal to how much? Jaldi bolo iska answer. C. A. The maximum energy of photoelectrons to emit the photocell is 2. यानी अगर मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट होगा, फोटोन इलेक्ट्रिक एमिट होगा. फॉर नो इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द एनोड, मतलब आपको पोटेंशियल कितना होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए. तो 4 तो नहीं हो, 2 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता. -2 और -4 में -2 विल बी द आंसर बिकॉज दिस इज लेसर. ठीक है ना? Okay. चलो. Photoelectric cell, the slope of the straight line graph between the stopping potential and frequency of incident light gives me what? D. H/E. Ratio of the Planck's constant to the charge. Very good. मैंने अभी बताया था आप लोगों को. H/E tan theta, slope is nothing but equal to your tan theta is equals to your H/E. So ratio of the Planck's constant to the charge of your electron particle relation. Clear है सभी को? Yes, sir. Sure. Photoelectrons are emitted when the zinc plate is hammered, heated, irritated with light and magnetized. Heated. Yeah, it should be Heated. zinc plate क्या है? Metal. Isn't it? Then photoelectrons emit हो रहे हैं. Irritated Photo with means what? Photo means Light. what? Light. Light पढ़ना चाहिए. It should be irradiated with your light. C. Should be C, not heated. Clear? Yes, sir. Next one. The wavelength of the electron of the energy 10 kilo electron volt will be equal to your how much? 1.2 angstrom. 1 point. ये कितना दे रखा है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 44 के लिए देखो. 44 यहीं कर दे रहा हूँ बेसिकली. वेवलेंथ इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? 12.3 डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल. फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आप लोग को. पोटेंशियल कितना दिया रखा है? 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 टू द पावर ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम्स. तो ये कितना बन जाएगा बताओ जल्दी से? ये बन जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3 10 टू द पावर ऑफ 4 रूट निकाल दो तो 10 टू द पावर ऑफ 2 यानी 100 एंगस्ट्रॉम. यानी ये बना कितना? 0.123 एंगस्ट्रॉम्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 0.123 एंगस्ट्रॉम्स यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन विल बी द आंसर. Is it clear? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन. The number of ejected photoelectrons increases with increase in intensity of light, wavelength of light, frequency of light, none of the above. Frequency of light. Isn't it? It is directly proportional to what beta? Intensity of your light. जैसे जैसे intensity increase होगी, number of electrons are ejected from the photoelectrons will also increase. Very good. The wavelength of the matter wave is independent of charge. It is not depending upon your charge. Very good. Very good. ऐसे वाले ही क्वेश्चंस आ गए तो आराम से हो जाते क्वेश्चंस बेसिकली नहीं. चलो. The energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometer will be equal to how much? ये आप लोग बताना. मैं आपको लिए वेट कर रहा हूँ आंसर. 5 मिनट भी वेट करूंगा मैं आपके लिए, लेकिन इसका आंसर आप लोग को ही करके बताना. ये पूरे क्वेश्चन पेपर में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको टाइम लगेगा. यानी पूरे 50 क्वेश्चंस में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपकी नॉलेज लगेगी बस. The energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometer is how much? Thrice the initial energy. Thrice. Thrice the energy. Very good. It is your thrice the initial energy. Very good. What's your name, beta? नाम क्या है आपका? Adiba sir. वेरी गुड. कैसा है जल्दी से बता दो, मैं ही कर दूं. वेवलेंथ क्या फॉर्मूला क्या है बेटा? डी ब्रोग्लीस वेवलेंथ. लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इनटू योर एनर्जी. एनर्जी को बाहर निकालो तो एनर्जी कितना आ जाएगा? स्क्वायर में है तो इट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू m इनटू योर लैम्बडा स्क्वायर. तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ योर वेवलेंथ.
So E dash divided by E will be equal to lambda divided by lambda dash whole square. लैम्बडा कितना है 1 और लैम्बडा डैश कितना है 0.5 से इंक्रीज हुआ है होल स्क्वायर, तो ये कितना बन गया मेरे पास 4, यानी न्यू वेवलेंथ इज हाउ मच फॉर मी 4 टाइम्स ऑफ योर E. So energy should be added to decrease the wavelength पूछ रहा है ना basically. So what is asking here? Energy should be added to decrease the wavelength. Decrease your wavelength. तो कितना होना चाहिए? It should be equal to your energy minus E. That is 4E minus E कर लो. That will give me as of your 3. कितनी एनर्जी ऐड करे तो जो 0.5 आया तो टोटल एनर्जी कितना था 4E आया, तो हायर एनर्जी इज 4E माइनस ऑफ E. अगर इतनी एनर्जी अगर आप उसको अप्लाई करोगे देन द प्रोसेस विल बी हैपनिंग. सो द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 नैनोमीटर इज थ्राइस दैट ऑफ योर इनिशियल एनर्जी बट नॉट 4 टाइम्स. क्लियर है? एक्चुअली अपने को आंसर आया 4, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास कितना है E, तो आप कितना इसको इंक्रीज करोगे, इट इज बिकमिंग 4E, तो आपने इसको कितना इंक्रीज किया 3 आया ना, तो 3E आपने ऐड किया इसको. समझ में आ रहा है? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Next one. The work function for the metals A, B, and C are respectively 1.92, 2.05 electron volt. According to the Einstein's equation, the metal which will emit the photoelectrons for the radiation of the wavelength 4100 angstroms is. This is also very important models बेटा. इसको 2-3 बार करो इस मॉडल के क्वेश्चंस को बेसिकली. Functions दे रखा है बेटा, isn't it? Work functions has given for me and he has given me the wavelength of 4100 angstroms. तो पहले वर्क फंक्शन निकालो, इसकी वर्क फंक्शन कितनी आ रही है देखो. वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू hc by your E into your lambda naught. इसको सॉल्व करो, विल बी गेटिंग द वर्क फंक्शन, isn't it? So work function of A and B is lesser than how much बेटा? इसको सिंपलीफाई कर लो, that will give me the answer. ठीक है, वर्क फंक्शन निकालो बेसिकली, इसकी वर्क फंक्शन निकालो कितनी आ रही देख लो. 3.0 कितना आ रहा? 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन ए एंड बी का वर्क फंक्शन देखो कितना आ रहा है, और उसको जो भी आ रहा है उसको सिंपलीफाइड कर लो बेटा. देख लो एक बार आंसर क्या आ रहा है, क्रॉस चेक कर लो इसको. तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो. अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ए एंड बी विल बी द आंसर फॉर दिस. चलो 49 का आंसर बताओ जल्दी से. If the kinetic energy of the free electron doubles its de Broglie wavelength, changes by a factor of how much? 2, 1/2, √2, 1/√2. कितना आ रहा? √2. कैसा? 2. 1/2. 1/2. Wavelength is equals to, what is the formula beta? H by under root of your 2m into k na beta. So wavelength is inversely proportional to root of your k, isn't it? So lambda 2 divided by lambda 1 will be equal to under root of your k1 divided by k2. तो k value k है और a value 2 times of k, तो ये k चले गया. So this is how much for me? 1/√2. So fourth option will be the answer. Clear? चलो next one बताओ. For the photoelectric effect, the maximum kinetic energy of the emitted photons is plotted against the frequency of the incident light as shown in figure. The slope of the curve will give me what? Charge of electron, work function of metal, Planck's constant, ratio of the Planck's constant to the electronic charge. Work function. क्या पूछ क्या रहा बेसिकली? For the photoelectric effect, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons are plotted against the energy versus your frequency of the photoelectrons. The slope of the curve will give me what? क्या देगा? D. कैसा बेटा? पूरी कहानी सुनने के बाद फिर ऐसे ही करे तो कैसा आप लोग? आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो. H nu is equals to work function plus of your kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी अगर बाहर निकाला तो कितना आ गया? h into nu minus वर्क फंक्शन. ये अपना इक्वेशन है ना बेटा. तो ग्राफ उसने कहां पर ड्रॉ किया? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया ना. तो y is equals to your mx minus c. तो स्लोप क्या दे रहा है अपने को? प्लैंक्स कांस्टेंट दे रहा है. एक्स एक्सिस में अपने फ्रीक्वेंसी रखा, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी रखा, और कांस्टेंट क्या दे रहा है? वर्क फंक्शन दे रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा आप इसका? C, प्लैंक्स कांस्टेंट.
समझ में आया? क्वेश्चन 48 मैंने आप लोग के लिए छोड़ा, एक बार अच्छी तरह से कर लो क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको थोड़ा एक बार कर लो, नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इस पेपर को ही आप लोग 4-5 बार कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। जो भी मैंने आप लोग को फॉर्मूलेस लिखाया वो खत्म कर लो और इस प्रॉब्लम्स को कर लो और पीवाईक्यूज खत्म कर लो ड्यूअल नेचर में। बस इससे ज्यादा आपको फिर हट के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सर ये PDF क्या? पूरा PDF मैंने भेज दिया है बेटा, देख लो एक बार आप। ठीक है, ठीक है बेटा। yes sir चलो वेरी गुड। तो आज लोग आप लोग का काम क्या है, ड्यूअल नेचर को खत्म करो एंड ऑल्सो ट्राई टू डू द कंप्लीट ड्यूअल नेचर इन डिटेल। जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया उतना ही आप लोग 1 से 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, और जो प्रॉब्लम्स मैंने आज भेजा उसको फिर एक बार आप लोग अपने हिसाब से करो। देन मैं खाली पेपर भी भेजूंगा सेपरेटली उसको विदाउट द सॉल्यूशंस, वो भी आप लोग एक बार फिर रख लेके कर लो और उसके बाद पीवाईक्यूज खत्म कर लो। यानी आज आप लोग ड्यूअल नेचर खत्म कर लेना, ठीक है? ओके सर। कर लोगे नहीं वैसे ही फिर टाइम वेस्ट करोगे। आज किसी हाल में भी ड्यूअल नेचर खत्म करना है। नोट्स वगैरह मैं आप लोग को अभी भेज देता हूँ, ठीक है? yes sir ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफिज़।